नमस्कार, मैं हूं इमरान खान। आज हमारे साथ में है माउंटेन मैन राहुल जी, राहुल गुप्ता। राहुल गुप्ता जी, आपको ये माउंटेन मैन की उपाधि किसने दिया और कब दिया, और इस तरफ आने का एक आपका जो सफ़र है वो कैसा रहा? माउंटेन मैन की उपाधि आज से 10 साल पहले जब मैं माउंटेनियरिंग में पदार्पण किया था तो बहुत अच्छा अचीवमेंट होने के बावजूद जब मैं सीएम सर से फर्स्ट टाइम मिला था, तब रमन सिंह सर उस टाइम तत्कालिक सीएम हुआ करते थे और उन्होंने दैट टाइम मौजूद माउंटेन मैन करके मूवी आई थी, तो छत्तीसगढ़ का माउंटेन मैन करके यहाँ के पूरे मीडिया वाले ने एक नाम दिया और उस नाम की वजह से फिर जाना गया। तो इस प्रकार से वो नाम पोजीशन हुआ था और मेरी जर्नी उससे लगभग 2014 के 2 साल पहले लगभग 2012-13 से कॉलेज लाइफ से शुरू हुई थी, जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय अंबिकापुर से दिल्ली पढ़ने के लिए गया था। और सिचुएशन ऐसा हो गया था कि जब वहाँ पर क्लब ज्वाइन करते हैं तो एडवेंचर क्लब था सेंट स्टीफेंस कॉलेज से। अब मैं किरोड़ीमल कॉलेज के स्टूडेंट था, मुझे वहाँ से निकाल दिया गया था, ये बोल के आउटसाइडर्स नॉट अलाउ। तो बात आत्मसम्मान की थी, तो मैं बोला अपने कॉलेज में एडवेंचर क्लब खुलवाऊंगा। पर मुझे क्या पता था कि दिल्ली विश्वविद्यालय के बड़े बड़े कॉलेजों में एक मतलब कोई भी नया इनिशिएटिव खोलना मतलब इम्पॉसिबल टास्क होता है जब तक उसमें कॉलेज प्रशासन का इंटरफेरेंस ना रहे, और कोई एक पर्सनल इंटरेस्ट के लिए क्यों करता। तो मैं बोला सर कुछ बड़ा काम करूँगा तो मेरे नाम पर खोलोगे? तो वो बोले कि तू एक काम करो, एवरेस्ट चढ़ जाओ तो हम खोल देंगे। बस वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई थी मेरी। अच्छा, आप अंबिकापुर को रहने वाले छत्तीसगढ़ से दिल्ली का सफ़र कैसे हुआ और कैसे जाना हुआ दिल्ली आपका? 2012 की बात है। मैं 10th के बाद से मैं 11th-12th में अपना सिविल सर्विसेज की तैयारी की पर्पज़ से एक माइंडसेट था कि मुझे लॉ करना है और लॉ से परस्यू करना है सिविल्स की ओर। अगर नहीं बना तो एटलीस्ट मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का मैं एक बहुत अच्छा वकील बनना चाहता था, जस्ट लाइक राम जेठमलानी, क्योंकि वो मेरे इंस्पिरेशन हैं। तो मैं उनको देख के मतलब इंस्पायर होता था। लेकिन क्या था कि जब बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम को टॉप करने के बाद जब एक कैपेबिलिटी समझ में आती है तो लगता है कि ये सब छोटे कॉलेज हैं, कुछ बड़ा करते हैं अपने आप को एक्सपोजर देने के लिए। अब मेरे को स्टार्टिंग में ही, क्योंकि बच्चों को जब स्टार्टिंग में मेंटरशिप मिलती है एजुकेशन को लेकर, तो ये पता रहता है कि अगर अच्छे कॉलेज में जाने से, पढ़ने से एनवायरनमेंट का फ़ायदा होता है। तो मुझे ये पहले से बता दी गई थी, तो मुझे कहा गया था कि अच्छा कॉलेज जाना। तो अच्छा कॉलेज क्या हो सकता है? अगर प्रीमियम इंस्टीट्यूट, तो दिल्ली विश्वविद्यालय के टॉप के 5 कॉलेज में किसी भी कोर्स में एडमिशन लो तो प्रीमियम इंस्टीट्यूट पहुँच जाओगे, वहाँ से फिर जर्नी शुरू करना। तो मैं फिर लॉ को ड्रॉप किया और फिर मैं DU गया, और DU गया फिर वहाँ पर ये प्लान था कि 3 साल ग्रेजुएशन करूँगा और साथ ही साथ सिविल्स की तैयारी करूँगा, और मैं साथ ही साथ LLB की भी तैयारी करूँगा। अगर वो नहीं हुआ तो मैं एटलीस्ट LLB कंटिन्यू करूँगा। तो ये जर्नी था। लेकिन इत्तेफाकन फिर माउंटेनियरिंग एक कॉलेज के पर्सनल ईगो वार में शुरू हुई, और मैं बस एक कमिटमेंट दे दिया था कि ठीक है एवरेस्ट चढ़ के आऊँगा। तो 1-2 साल में सोचा कि एवरेस्ट तो चढ़ना है, तो उसके लिए मैं अपने आप को पूरा माउंटेनियरिंग को डिवोट किया। तब तक मेरे करियर को 2 साल हो चुके थे, तब तक कॉलेज का भी सेकेंड ईयर हो चुका था, तो दोनों साथ साथ चल रहा था। और कसमकस ये था कि पहले क्या करूँ। तो मुझे लगा कि अगर एक नाव पे ही अगर मैं पैर रखूँगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैंने माउंटेनियरिंग का हाथ थामा, क्योंकि उससे नाम, पैसा, शोहरत सब मिल रहा था। तो जब मैं माउंटेनियरिंग का हाथ थापा तो मैं सोचा कि पहले एवरेस्ट करूँगा, छत्तीसगढ़ का फर्स्ट पर्सन बनूँगा, उसके बाद मैं अपना साथ ही साथ एजुकेशन करके फिर मैं लॉ पे आऊँगा। तो ये मेरा मतलब ट्रैक था, अंबिकापुर से दिल्ली जाना और फिर माउंटेनियरिंग पर स्विच करना। ये बताइए, जिस तरीके से आपने माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग ली है, उसके बाद आप चढ़े उस पहाड़ पर जिसमें आज भी लोग चढ़ने के लिए सपना देखते हैं, कैसा अनुभव रहा उसका? एवरेस्ट मेरे लिए भी एक कल्पना की ही तरह था, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हैं कि एवरेस्ट किताबों में पढ़ते हैं। मैं भी लगभग 17-18 साल का था, दिल्ली गया था, मुझे उतना ही पता था। अगर मुझे पूरी जानकारी होती कि एवरेस्ट चढ़ना इतना टफ होता है, इतनी प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना होगा, तो मैं कभी ज्वाइन नहीं करता। बीइंग ए बनिया का बच्चा कि भाई शॉर्टकट अपनाता लाइफ में। लेकिन मैं NCC में गया था। मुझे डॉक्टर मेजर SK कौशिक थे, हमारे साहब NCC के ANO थे, उन्होंने बड़ा अच्छा प्रमोट किया और मेरे को उतनी ही जानकारी देते थे जो सेकंड फेज़ में मेरे को काम आता था। जस्ट लाइक PK, कि PK को अगर पूरी सच्चाई बता देते तो PK यहाँ रहता ही नहीं। एक मूवी है मतलब आमिर खान की, तो मुझे उतनी ही जानकारी दी जाती, क्योंकि अगर उस ज़्यादा जानकारी दे देंगे मुझे पता चल जाएगा, मैं फिर क्विट कर दूँगा कि नहीं टफ़ है। तो मुझे जानकारी उतनी ही दी जाती थी, सपोर्ट भी उतना ही मिलता था, मैं उसको करके आता था, फिर नेक्स्ट टास्क दिया जाता था। अब ये आदत हो गया था। तो सर गाइड करते थे एक द्रोणाचार्य के रूप में, और मैं अर्जुन की तरह उसको फॉलो करता था और
इतना फास्ट बढ़ा कि मुझे भी पता नहीं चला कि कब एक माउंटेनियरिंग कोर्स से शुरू करते हुए 14-15 माउंटेन क्लाइम कर लिए। ये बताइए, जो सफ़र स्टार्ट करते हैं वो कितने दिन का रहता है और कितनी फिट ऊपर रहती हैं? हर माउंटेन का एक अपना टोपोग्राफी होता है, हर अलग अलग माउंटेन रेंज में होते हैं अराउंड द वर्ल्ड। मैंने जहाँ जहाँ माउंटेनियरिंग है सब जगह का टोपोग्राफी अलग है, माउंटेन रेंज अलग है, हाइट अलग है, क्लाइमेट जोन अलग है। तो मैं ज्योग्राफी के स्टूडेंट रहा हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में, मेरा अनुभव वहाँ काम आया। तो सबका अपना अपना टाइम ड्यूरेशन होता है क्लाइम करने का। जैसे एवरेस्ट को ही चढ़ने में लगभग तकरीबन 50 से 55 दिन लगते हैं, तो ये मान के चलते कि एवरेस्ट का एक्सपीडिशन 2 से 3 महीने का रहता है। तो इसी प्रकार से अगर कोई 6000 मीटर का पहाड़ चढ़ते हैं तो तकरीबन वो 5 से 10 दिन का या मैक्सिमम 15 दिन का होता है। तो अलग अलग माउंटेन के अलग अलग टेक्निकलिटीज़ हैं, तो डिपेंड करता है कि आप उसको अप्रोच कैसे कर रहे हैं। ये 50 दिन का सफ़र, उसका अनुभव आप बताएंगे। सबसे बड़ी चीज़ देखा गया है कि क्योंकि छत्तीसगढ़ उस तरीके का माउंटेन नहीं है या उस तरीके के पहाड़ नहीं है, तो क्या वहाँ तक के पहुँच पाना छत्तीसगढ़ वालों के लिए क्या पॉसिबल है? देखिए, मैं इस बात को एग्री करता हूँ कि दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। और बात आपने छत्तीसगढ़ की कही तो मैं आपको एक बड़े मज़ेदार चीज़ भी बताऊँगा। जब बात खुद पे आई तो छत्तीसगढ़ का ऐसा सिनेरियो में ना सिलेबस में या कहीं फ्यूचर तक में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था कि माउंट एवरेस्ट जैसा कोई सिलेबस छत्तीसगढ़ में आएगा और यहाँ का कोई लड़का या लड़की एवरेस्ट चढ़ेगा। बस मुझे पता था कि अगर ये मैं करता हूँ तो एक पर्टिकुलर फील्ड को खोलूँगा, लेकिन खुद को उस जगह तक पहुँचाने के लिए सेल्फ मोटिवेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और जब मैं एवरेस्ट की प्रिपरेशन कर रहा था तो छोटे छोटे टास्क हैं। तो एवरेस्ट की भी एक एलिजिबिलिटी होती है कि अगर आप बड़े माउंटेन को क्लाइम करेंगे तो छोटे छोटे पहाड़ तो एटलीस्ट चढ़ें, एक्सपीरियंस लें, वो सब काम आता है एवरेस्ट में। तो मैं लगभग 2-3 साल, जब मेरा 2012, 13, 14 3 साल जब मैं स्ट्रगल किया, आगे बढ़ा बैक टू बैक, तब मुझे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिला था। और एवरेस्ट चढ़ने में हालांकि 2 महीने लगते हैं। मैं 3 अटैम्प्ट में, तीसरे अटैम्प्ट में कवर किया हूँ। पहला अटैम्प्ट 2015 में था और हम लोग की लगभग 18-19 दिन की क्लाइंबिंग हुई थी। और उस दौरान नेपाल में भूकंप आया था, एवरेस्ट के पास में ही एपिक सेंटर था, तो काफ़ी एक्सीडेंट से लोग मरे थे। हमको भी उसका हिट पड़ा था एवरेस्ट में, तो एक्सपीडिशन को कैंसिल करना पड़ा। तो पहला एक्सपीडिशन ये था। वापस आया, फिर से मैंने तैयारी की 2016 में, फिर मैं सेम सीज़न में मैं गया। और जब 2016 में जब मैं सेम सीज़न में क्लाइंबिंग करने गया था तो पूरे 49 दिन तक कंटिन्यू क्लाइंबिंग किया, यानी बेस कैंप टू बेस कैंप, अलग अलग जो कैंप होते हैं, तो 49 डे तक की क्लाइंबिंग हुई थी। यहाँ तक 600 मीटर मात्र बचा था एवरेस्ट की चोटी पहुँचने के लिए। तो 600 मीटर जो बचा था तो हार्डली 6 घंटा चलना था और एवरेस्ट फतह होता। लेकिन किस्मत में 2016 में एवरेस्ट लिखा ही नहीं था। स्नो ब्लाइंडनेस हो गया और फ्रोज बाइट और थोड़ा सा कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ गए थे। तो मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा और अपने टीम को मैं कम्युनिकेट किया। तो मेरे पास ऑप्शंस हैं, या तो मैं करूं या ना करूं। लेकिन एक होता है ना कि मैच्योरिटी भी चाहिए होता है, तो उस टाइम पे डिसीजन लेना मेरे लिए टफ़ था। तो मैं डर गया था अंदर से। तो अपने पिताजी को फ़ोन लगाया सैटेलाइट फ़ोन से, और जब मैं फ़ोन लगाया और मैं कम्युनिकेट किया तो मेरे पिताजी ने कहा कि एवरेस्ट कहीं नहीं जाएगा, वापस आ जाओ, तुमको दोबारा मौका ज़रूर दूंगा, ठीक है, हेल्प भी करूंगा तुम्हारे ड्रीम को परस्यू करने के लिए। तो मैं वापस आया और वापस आने के बाद 2 साल तक माइक्रो प्लानिंग किया हूँ अपनी गलतियों पे। 17 में मुझे अटेम्प्ट करना था, लेकिन मैं सोचा नहीं, इस बार नहीं करता हूँ, वापस फिर मैं कमबैक करने के लिए और अच्छे से तैयारी करता हूँ। 2018 में मैंने फिर से तैयारी शुरू की और 2018 में मेरे पास सब सुविधाएं भी थी, सपोर्ट सिस्टम भी अच्छा था। और 2018 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सर ने मेरे को फ्लैग ऑफ दिया था, और फर्स्ट टाइम ऐसा इंडिया में हुआ था कि कोई व्यक्ति को राष्ट्रपति फ़ोन से फ्लैग ऑफ दिया गया था। और 18 का एवरेस्ट एक्सपीडिशन जितना वाइल्डेस्ट था, उतना ही ऑनर के साथ इंडिया को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट करते हुए मैं एवरेस्ट क्लाइम किया था। और तकरीबन 2018 में मुझे 22 दिन में बेस कैंप टू बेस कैंप लगे थे एवरेस्ट को फतह करने के लिए, एज अ टीम लीडर भी। ये बताइए कि जिस तरीके से वहाँ पर जो समस्याएं आती है, सबसे बड़ी समस्या आती है कि वहाँ पर सांस लेने में तकलीफ़, क्या वाकई में वहाँ पर तकलीफ़ होती है? देखिए, एक हाइट के बाद ऑक्सीजन लेवल कम होता है, ये पूरा खेल ऑक्सीजन का है। और जैसे जैसे हम हाइट गेन करते हैं तो अलग अलग लेयर चेंज होते जाते हैं वायुमंडल में। अब लेयर चेंज होते हैं, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से वहाँ पर हमको सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। अब जैसे मेरी बॉडी कैपेसिटी लगभग 7200 मीटर की हाइट पे है कि उतना तक मैं
कवर कर लूँगा। एक हम लोग का नापने का एक बैग होता है, तो हम लोग अपने ब्रीथिंग के हिसाब से उसको चेक करते रहते हैं। सो मुझे पता था कि 8,848 मीटर मेरे लिए टफ़ है, जिंदा रहना भी टफ़ है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर कितना लगेगा, इसका कैलकुलेशन, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करता है एवरेस्ट को चढ़ने में। तो हाँ, ये सही बात है कि एवरेस्ट चढ़ने में जो डिफ़िकल्टीज है उसका सबसे इम्पोर्टेंट है ऑक्सीजन। इसके लिए तैयारी कैसे कर रहे थे आपने? इसके लिए सबसे पहले तो फिटनेस लेवल, मतलब अभी जिस हिसाब से मेरा फिटनेस है ये स्पोर्ट्समैन वाला नहीं है, क्योंकि ये आफ्टर रिटायरमेंट का टाइम आ चुका है। लेकिन जब मैं एवरेस्ट का प्रिपरेशन कर रहा था तो उस टाइम पे खाने से लेकर सोने से लेकर एक डिसिप्लिन, हार्डकोर डिसिप्लिन चाहिए होता है एज अ स्पोर्ट्समैन। तो एवरेस्ट से पहले जो खुद की तैयारी, तो वो कई बार छोटे छोटे एवरेस्ट जीतने होते हैं, तब जाकर एवरेस्ट जैसा पहाड़ को चुनौती दे पाते हैं, वहाँ कंकर कर पाते हैं। तो अपनी फिटनेस पे मैंने बहुत वर्क किया था। अब जैसे मुझे कोई बड़ा माउंटेन क्लाइंब करना है तो जस्ट लाइक एवरेस्ट, क्योंकि पुराना अनुभव है, मसल्स मेमोरी में है ही अपने आप को प्रिपेयर करने का, तो ये ज़रूर पता है कि कैसे वापस कम बैक करते हैं। तो वो थॉट प्रोसेस चलता ही है कि एज अ स्पोर्ट्समैन। और कौन कौन सी समस्याएं आती हैं वहाँ? देखिए, सबसे बड़ा एक ऑक्सीजन का समस्या है, दूसरा है वेदर हमेशा मतलब एक गुस्साई हुई गर्लफ्रेंड की तरह होती है, और जब कुछ होता है तो सबसे पहले वेदर ही पूरा सिचुएशन को बिगाड़ता और बनाता है। अगर वेदर अच्छा है तो आपका हेल्थ भी अच्छा होगा, और हेल्थ अच्छा है तो आप अप्रोच अच्छे से कर पाओगे एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने के लिए। अगर वेदर अच्छा नहीं है तो हेल्थ पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही। अगर आप हेल्थ से बच गए तो वेदर से नहीं बचेंगे तो आपको आने में या चढ़ने में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, और आपका समय ख़राब होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, और हो सकता है कई बार कुछ चीज़ें दिखाई ना दें और आपसे गलती हो। तो ये छोटे छोटे मिस्टेक्स होते हैं जिसकी वजह से मेजर एक्सीडेंट होते हैं, कई बार माइनर एक्सीडेंट में भी लोग चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान देना पड़ता है, इसलिए मैं वेदर को मतलब सताई हुई गर्लफ्रेंड की तरह